नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम दलाल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद की ताजपोशी को लेकर चल रही हलचल के बीच राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्हें केंद्रीय हाईकमान ने बिहार चुनावों और प्रदेश के संगठनात्मक चुनावों के मसले पर दिल्ली बुलाया है। मुख्यमंत्री कल शाम वापस शिमला आ सकते हैं। दिल्ली पहुंचते ही मुख्यमंत्री ने आज केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर प्रदेश के नए अध्यक्ष पर चर्चा की। इसके अलावा अपने मंत्रियों के कामकाज पर भी उन्होंने विस्तार से चिंतन किया, मंथन किया और केंद्रीय हाईकमान को इसकी फीडबैक दी। जाहिर है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, कुलदीप सिंह राठौर, डिप्टी स्पीकर विनय कुमार के नाम लगातार चर्चा में बने हुए। तीन महीने का दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से मिल चुके हैं। लगातार तीनों ये तमाम नेता दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से मिल चुके हैं। हालांकि रोहित ठाकुर और कुलदीप सिंह राठौर आज ही वापस आ गए हैं, जबकि विनय कुमार भी हिमाचल प्रदेश वापस आ गए हैं। रोहित ठाकुर ने दिल्ली से वापस आकर आज कसौली के एक स्कूल के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और चौपाल के लिए रवाना हो गए। वहीं कुलदीप सिंह राठौर भी दिल्ली से शिमला के लिए निकल चुके हैं। इस पूरे मसले पर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का अध्यक्ष दीपावली से पहले इसकी आधिकारिक घोषणा हो सकती है, इसकी नोटिफिकेशन जारी हो सकती है। और इस रेस में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, जिनका लगातार इसमें नाम सबसे ऊपर चल रहा है, क्योंकि चर्चा ये हो चुकी है कि वे अपना मंत्रालय छोड़ने के लिए तैयार है, संगठन का दायित्व संभालने के लिए तैयार है। और तमाम चर्चाएं, तमाम जिस तरह की डिस्कशन हुई है, उसमें रोहित ठाकुर के बाद एक बड़ा नाम कुलदीप सिंह राठौर का सामने आया, क्योंकि वे पार्टी के पहले अध्यक्ष रह चुके हैं और पार्टी को मजबूती भी दी है, कद्दावर नेता हैं, संगठन पर उनकी अच्छी पकड़ है। और खासकर पहले जो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी रजनी पाटिल बनी हैं, पहले उनके साथ यानी कि रजनी पाटिल और कुलदीप सिंह राठौर की जोड़ी हिमाचल प्रदेश के संगठन को मजबूती दे चुकी है। यही वजह है कि रजनी पाटिल की हिमाचल प्रदेश की कमान संभालते ही ये चर्चाएं शुरू हो गई थी कि आखिर एक बार फिर कुलदीप राठौर हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष पद की रेस में आ सकते हैं। लेकिन अंततः फैसला केंद्रीय हाईकमान को लेना, जिसमें गांधी परिवार है, खड़गे साहब हैं या वेणुगोपाल है। लेकिन इस बीच माना जा रहा है कि सबसे बड़ी इंडिकेशन, सबसे बड़ी मोहर, सबसे बड़ी सहमति राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की भी रहेगी, क्योंकि केंद्रीय हाईकमान बिल्कुल नहीं चाहेगा कि अब चुनावों की तरफ हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ रहा है। करीब 2 साल के बाद हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव होने हैं और इन चुनावों से पहले सरकार और संगठन में किसी तरह का कोई टकराव हो, किसी तरह का मतभेद हो। लेकिन इतना जरूर हिमाचल प्रदेश के तमाम नेताओं ने कहा था कि अध्यक्ष जो भी बने वह मजबूत हो, बड़ा नाम हो, कद्दावर नेता हो, जिसके पास संगठन को चलाने का एक लंबा अनुभव हो। जाहिर तौर पर विधानसभा चुनावों से पहले प्रतिभा सिंह को पार्टी की कमान सौंपी गई थी, क्योंकि जो राज्य में वीरभद्र सिंह का रसूख रुतबा एक बड़ा नाम है, उसको भुनाने का प्रयास करते हुए केंद्रीय हाईकमान ने प्रतिभा सिंह को हिमाचल प्रदेश का कांग्रेस अध्यक्ष बनाया था। और उसके बाद विधानसभा चुनावों में शानदार वापसी करते हुए कांग्रेस ने सत्ता में काबिज कर भाजपा को सत्ता से बाहर किया था। अब चूंकि 2 साल के बाद चुनाव होने हैं और केंद्रीय नेतृत्व ने जिस प्रकार से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर अपना विश्वास जिताया, अपना भरोसा जिताया है, उसके बाद अब ये अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा। अंततः 3 बड़े नाम आए, जिसमें रोहित ठाकुर है, कुलदीप सिंह राठौर है, विनय कुमार हैं। और तीनों नेता ताकतवर हैं, तीनों नेता कद्दावर हैं, तीनों नेताओं का अपना लंबा अनुभव है, तीनों की अपनी खूबियां हैं। लेकिन अंतिम फैसला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को लेना है। चूंकि आज वे दिल्ली पहुंचे हैं, दिल्ली में उनकी राहुल गांधी और सोनिया गांधी से भी चर्चा हुई है। प्रियंका गांधी हालांकि अलग से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। लेकिन अब इस चर्चा के बाद जो लंबी चर्चा, करीब 1.5 घंटे की चर्चा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की मुलाकात हुई है। माना जा रहा है कि इस चर्चा के बाद हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष का
आज कल में नाम घोषित हो सकता है। और संभावनाएं फिर एक बार कहेंगे रोहित ठाकुर की इसलिए सबसे ज़्यादा दिख रही है क्योंकि उसमें सरकार को एक बड़ा लाभ जो दिख रहा है, एक मंत्री का पद खाली होगा। अगर रोहित ठाकुर यहाँ पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनते तो कैबिनेट में एक खाली स्थान हो जाएगा। और एक मंत्री अगर ड्रॉप होता, हम पहले भी कह चुके हैं, रोहित ठाकुर अगर पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं कैबिनेट में एक स्थान रिक्त होगा, एक मंत्री ड्रॉप होगा और कैबिनेट में पहले ही एक मंत्री का पद खाली है तो सरकार के पास 3 नए मंत्री बनाने का एक बड़ा मौका होगा। क्योंकि ये पहले भी सरकार स्पष्ट कर चुकी है, खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि अध्यक्ष पद का फैसला होने के तुरंत बाद हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इसे समझने का प्रयास कीजिए। मुख्यमंत्री जो दिल्ली गए हैं आज, ये एक लंबी चर्चा सोनिया गांधी राहुल गांधी के साथ प्रस्तावित थी। इस चर्चा के चलते वे दिल्ली गए और अब पार्टी का अध्यक्ष भी बन जाएगा और मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो जाएगा। और जिस मंत्री को ड्रॉप करने की प्लानिंग लंबे समय से चल रही है, उनके बेटे को एक बड़ा दायित्व सौंपने की बात चल रही है। ये तमाम समीकरण अगर ठीक बैठे तो अब हिमाचल प्रदेश में 3 मंत्री बन जाएंगे, जिसमें हमने पहले कहा था कि सुंदर सिंह ठाकुर का दावा मजबूत है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को भी कैबिनेट में लाया जा सकता है। ऐसे में एक स्पीकर का पद खाली हो सकता है। स्पीकर का पद खाली होने पर ज्वालामुखी के विधायक संजय रतन को वहां पर एडजस्ट किया जा सकता है। आशीष बुटेल को चीफ व्हिप बनाया जा सकता है। कई विकल्प हैं। सुंदर सिंह ठाकुर को मंत्री बनाया जा सकता है। और इन तमाम सूरत में जो कि संजय अवस्थी का नाम भी लंबे समय से चल रहा है, उन्हें भी पार्टी में बड़ा ओहदा मिल सकता है। यानी कि तमाम बड़ी संभावना यहां पर हैं। इसी के चलते मुख्यमंत्री का दिल्ली जाना, सोनिया गांधी राहुल गांधी से चर्चा करना, हिमाचल प्रदेश के सियासी मसले पर विस्तार से करीब 1-1.5 घंटे की चर्चा के बाद अब ये स्पष्ट हो गया कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष का फैसला यूं कहें कि अब सिर्फ घोषणा होना बाकी है। और ये घोषणा इसलिए औपचारिक है क्योंकि मुख्यमंत्री की सहमति जरूरी थी। और अगर ऐन मौके पर मुख्यमंत्री जिस प्रकार से अपने पत्ते कभी नहीं खोलते, ऐन मौके पर तमाम बड़े फैसलों को पलट देते हैं, बड़े फैसले लेते हैं, जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी का फैसला हुआ, ऐसे में अगर रोहित ठाकुर के नाम में कोई अड़चन आती है तो दूसरा बड़ा नाम कुलदीप सिंह राठौर का होगा। अगर कुलदीप सिंह राठौर यहाँ पर पार्टी की कमान संभालते हैं तो उनकी रजनी पाटिल के साथ जो एक जुगलबंदी है, एक उनका पिछला अनुभव है, वो जरूर संगठन को खड़ा करने में काम आएगा। लेकिन साथ में एक जो खड़गे साहब की लंबे से डिमांड रही थी कि कैबिनेट में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा अनुसूचित जाति को प्रतिनिधित्व दो या पार्टी की कमान सौंपो, तो विनय कुमार का नाम भी मजबूती के साथ आता है। फिर भी हम ये कहेंगे पहले नंबर पर अभी भी रोहित ठाकुर शिक्षा मंत्री बने हुए हैं, दूसरे नंबर पर कुलदीप सिंह राठौर और तीसरे नंबर पर यहाँ पर विनय कुमार है। और इसकी घोषणा के बाद हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार का भी रास्ता खुल जाएगा और जल्द राज्य में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। पिछले 3-4 दिनों से गांधी परिवार, जो कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी का ये परिवार यहाँ पर अपनी दीपावली से पहले कुछ वक्त बिताने के लिए अपने घर शिमला आए हुए थे। वापस लौट गए राहुल गांधी और सोनिया गांधी एक साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए, जबकि सोनिया गांधी के अलावा प्रियंका गांधी भी वापस लौट गई हैं। पूरा परिवार अब दिल्ली लौट गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी आउटसोर्स और विभिन्न प्रोजेक्ट में लगे कर्मचारियों के मानदेय का भुगतान दीपावली से पहले करने के आदेश जारी किए हैं। सीएम सुक्खू ने इसे लेकर आज वित्त विभाग के सचिव दिवेश कुमार को आदेश दे दिए हैं। इसी तरह से प्रदेश में ठेकेदारों की लंबे समय से लटकी पेमेंट को भी जारी करने के लिए कह दिया है। मुख्यमंत्री ने दीपावली से पहले 10 लाख तक की पेमेंट को जारी करने के निर्देश वित्त सचिव को दिए हैं। प्रदेश में लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, बिजली बोर्ड के ठेकेदारों का लगभग 800 करोड़ रुपए की पेंडेंसी है। आर्थिक संकट झेल रहे हिमाचल प्रदेश की सरकार इसका अभी तक भुगतान नहीं कर पाई है। इस वजह से कई ठेकेदार नया काम करने को तैयार नहीं है, अपनी लेबर को पेमेंट तक नहीं कर पा रहे हैं और इससे जो पैसे का सर्कुलेशन है वो पूरी तरह रुक गया है। इसे देखते हुए आज मुख्यमंत्री ने ये निर्देश जारी किए वित्त सचिव को कि 10 लाख तक की पेमेंट छोटे ठेकेदारों को इस दीपावली से पहले जारी कर दी जाए।
हिमाचल प्रदेश में इसमें 35,000 के आसपास आउटसोर्स कर्मचारी हैं जिनके मानदेय का मसला बना हुआ था, जिनका ऑनरेरियम जारी नहीं हो पाया था। लिहाजा इसे लेकर भी वित्त विभाग के सचिव को निर्देश दे दिए हैं कि आउटसोर्स पर लगे तमाम कर्मचारियों का ऑनरेरियम जारी किया जाए। उधर अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से नाराज चल रहे सेवानिवृत्त कर्मचारी कल प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन करेंगे। इसमें सभी जिलों में पेंशनर जुटेंगे। इससे पहले पिछले कल HRTC के पेंशनर्स ने भी धरना दिया था। वहीं अब दूसरे विभागों के रिटायर्ड कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुरेश ठाकुर, महासचिव इंद्रपाल शर्मा, अतिरिक्त महासचिव भूपराम वर्मा व मीडिया प्रमुख सेन राम नेगी ने कहा कि प्रदेश द्वारा 1 जनवरी 2016 व 31 जनवरी 2021 के मध्य रिटायर हुए पेंशनर्स को संशोधित कम्युटेशन लीव इनकैशमेंट ग्रेचुटी 16% DA तथा चिकित्सा बिलों का भुगतान पिछले 2 वर्षों से लंबित पड़ा है, जिसकी अदायगी नहीं की जा रही है। इसके कारण पेंशनर में सरकार के प्रति भारी रोष है। पेंशनर नेताओं ने हैरानगी जताई कि राज्य सरकार ने 3% DA देने की घोषणा की, जबकि 1 जुलाई 2023 को भारत सरकार ने 4% DA जारी किया था। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए था कि वे 4% DA की घोषणा करते। उधर हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन योजना के तहत आए कर्मचारियों का NSDL से राशि वापस लेने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने की दिशा में कदम बढ़ाया। न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ नेता प्रदीप ठाकुर, महासचिव भरत शर्मा की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल आज चीफ सेक्रेटरी संजीव गुप्ता और वित्त सचिव देवेश कुमार से मिला। इन कर्मचारी नेताओं ने कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा के बाद मुख्य सचिव और वित्त प्रधान सचिव दोनों ने इस विषय पर सकारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया है। वित्त विभाग की ओर से अधिसूचना के अनुसार 15 मई 2003 से पहले विज्ञापित पदों पर नियुक्त कर्मचारियों का एक डाटा इकट्ठा कर रही थी ताकि इसका पैसा NSDL से वापस लिया जा सके। कर्मचारी महासंघ ने मांग की है कि इस तिथि को बदलकर 1 जनवरी 2004 किया जाए ताकि अधिक से अधिक कर्मचारी इस योजना के तहत आ सकें। कर्मचारी नेताओं ने यह भी कहा कि अगर ऐसा होता है तो लगभग 15 से 20 हजार कर्मचारी लाभान्वित होंगे और सरकार को NSDL से लगभग 4 से 5 हजार करोड़ रुपए वापस मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा और ये कदम सरकार और कर्मचारी दोनों के लिए राहत भरा होगा। प्रदीप ठाकुर ने कहा कि ये निर्णय न केवल कर्मचारियों के लिए बल्कि राज्य सरकार के लिए भी फायदे का सौदा साबित होगा। उधर गुजरात में जबरदस्त सियासी उठापटक के बीच राज्य सरकार के सभी 16 मंत्रियों ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को सौंप दिया है। सभी मंत्रियों ने अपना इस्तीफा आज मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को सौंप दिया। सभी मंत्रियों ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के घर जाकर महत्वपूर्ण बैठक के बाद इस्तीफे सौंपे। इस्तीफे से पहले मुख्यमंत्री के साथ सभी मंत्रियों की गहन चर्चा हुई, मीटिंग हुई। इस मीटिंग में मुख्यमंत्री को छोड़कर सभी मंत्रियों ने बारी बारी अपने इस्तीफे मुख्यमंत्री को दे दिए। गुजरात के मंत्रियों द्वारा दिए गए इस्तीफे राज्यपाल को सौंपे जाएंगे। उन सभी के इस्तीफे पहले से तैयार थे और मंत्रियों ने सिर्फ वहां पहुंचकर साइन किए। माना जा रहा है कि ये फैसला केंद्रीय हाईकमान के निर्देश पर हुआ है। राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। सबसे पहले बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा ने इस्तीफा दिया। इसके बाद एक सभी मंत्रियों ने इस्तीफे सौंप दिए। ये इस्तीफे विश्वकर्मा को सौंपे गए, जिन्होंने सभी मंत्रियों का इस्तीफा देने का निर्देश दिया था। दिलचस्प बात यह कि मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से इस्तीफा नहीं मांगा था। आज दोपहर बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के आवास पर मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि सभी मंत्री एक साथ अपने इस्तीफों पर हस्ताक्षर कर इसे सौंप देंगे। अब पूरे गुजरात समेत पूरे देश की निगाहें भारतीय जनता पार्टी की गुजरात की सरकार पर टिक गई है कि सरकार का नया मंत्रिमंडल कैसा होगा, कि इनमें से किसी मंत्री को शामिल किया जाएगा या पूरा मंत्रिमंडल बाहर कर नए मंत्री शामिल किए जाएंगे। नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह कल गांधीनगर के महात्मा मंदिर में होगा। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने चमियाना और टांडा मेडिकल कॉलेज में
रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत के बाद अब आईजीएमसी शिमला में यह सुविधा उपलब्ध करवाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीती शाम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि आईजीएमसी शिमला के कमला नेहरू अस्पताल में मरीजों की रोबोटिक सर्जरी के लिए 40 बेड आवंटित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि आईजीएमसी में गायनी की रोबोटिक सर्जरी शुरू की जाए। बैठक में गायनी की रोबोटिक सर्जरी से जुड़े अनेक अन्य निर्णय भी लिए गए। उन्होंने कहा कि एनएचके स्त्री रोग विशेषज्ञ रोबोटिक सर्जरी के अलावा आईजीएमसी में इलेक्टिव सर्जरी भी करेंगे। शिक्षा विभाग में सालों से लटकी शिकायतों का अब समय पर निपटारा होगा, जबकि कोई भी नई शिकायत अब समय पर निपटाई जाएगी। शिक्षा विभाग ने पेंडिंग शिकायतों को देखते हुए अधिकारियों का एक पूल बनाने का फैसला लिया है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने इसे लेकर सभी डिप्टी डायरेक्टर को चिट्ठी जारी कर 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट निदेशालय को भेजने को है। चिट्ठी में लिखा गया है कि सरकार ने पाया है कि अधिकारियों को सौंपी जाने वाली जांच के निपटारे में ज़्यादा से ज़्यादा देरी हो रही है, जिसके चलते 2 से 3 साल से भी ज़्यादा का समय लग रहा है। सशस्त्र सीमा बल का स्थापना दिवस इस बार हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में मनाया जाएगा। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। कांगड़ा के ज्वालामुखी स्थित सपड़ी एसएसबी केंद्र में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उधर जनजातीय क्षेत्र चंबा के पांगी पहुंचे राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बड़ी वारदात वहां पर मौके पर देखी है कि ऐसा वाकया देखा जो कि वाकई ही हिमाचल प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्योंकि शिक्षा मंत्री जब औचक निरीक्षण के लिए स्कूल में पहुंचे तो देखे कि स्कूल पर ताला लगा था, जबकि बच्चे स्कूल के बाहर अपने अध्यापकों का इंतजार कर रहे थे। दरअसल मामला क्या है, ये पूरा मामला है पांगी घाटी का। पांगी घाटी में जब सौर पंचायत की मिंदल की तरफ राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी का काफिला पुर्थी पंचायत पहुंचा तो थांदल गांव के लोगों ने उन्हें बीच रास्ते में रोक लिया। ग्रामीणों ने शिकायत की कि थांदल स्कूल का स्टाफ यानी कि टीचर आम तौर पर अब्सेंट रहता है, स्कूल नहीं पहुंचता और इस कारण स्कूल में बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। गांव के लोगों ने यह भी कहा कि ऐसा कई बार उनको शिकायत की गई है, लेकिन टीचर्स का टस से मस नहीं होता, ना एडमिनिस्ट्रेशन सुनता है, ना शिक्षा विभाग के अधिकारी सुनते हैं, ना जनप्रतिनिधि सुनते हैं। इसके चलते राजस्व मंत्री को बीच रास्ते में रोककर उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई और कहा कि अभी भी घड़ी की सुई देख लीजिए, 10 बजे का समय हो चुका है लेकिन स्कूल में ताला है। और ये अक्सर होता है। ग्रामीणों की बात सुनकर मंत्री ने तुरंत दिशा बदली और बिना सूचना के स्कूल पहुंच गए। ग्रामीणों की शिकायत पर औचक निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि मिडिल स्कूल थांदल में सुबह 10:30 बजे तक कोई शिक्षक वहां पर नहीं पहुंचा था, जबकि स्कूल के गेट के बाहर जहां ताला जड़ा था उस गेट के बाहर 35 छात्र ठंड से कंपाते हुए बाहर खड़े थे। कुछ देर के बाद एक शिक्षक स्कूल तो जरूर पहुंचा, लेकिन चाबी उस शिक्षक के पास भी नहीं थी। मंत्री ने बिना देरी के ताला तोड़वाने के आदेश दिए और बच्चों को स्कूल के भीतर बैठाया। व्यवस्था की इस लचर हालत पर मंत्री ने एसडीएम पांगी को जांच रिपोर्ट देने के निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि पांगी जैसे दुर्गम इलाकों में छात्रों की पढ़ाई के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ग्रामीणों ने मंत्री को बताया कि स्कूल में शिक्षकों का देर से आना या गैर हाजिर रहना यहां पर आम बात है। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट तो हर समय हर दिन पूरे वक्त पर स्कूल पहुंच जाते हैं, लेकिन अध्यापक कभी कभार ही समय पर आते हैं। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि राजस्व मंत्री की सख्ती के बाद अब शिक्षा विभाग के नींद में सोए अधिकारी भी जागेंगे और अफसरों की जवाबदेही तय होगी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने एक बड़े फैसले में स्पष्ट किया कि गैर आपातकालीन सेवा वाले पूर्व सैनिकों को नागरिक सेवाओं में वरिष्ठता के उनके सैन्य सेवा काल का लाभ नहीं दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने पूर्व सैनिकों की ओर से दायर इस याचिका को खारिज कर दिया। न्यायाधीश सत्येन वैद की एकल पीठ ने राज्य सरकार की ओर से जारी 30 जनवरी 2018 और 25 फरवरी 2019 की दोनों अधिसूचनाओं को भी रद्द कर दिया, जिसके आधार पर याचिकाकर्ताओं ने लाभ की मांग की थी। कोर्ट ने कहा, एक बार जब कोई कानून या नियम असंवैधानिक घोषित किया जाता है तो वह शून्य हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि वह कानून की दृष्टि में जन्म से ही अमान्य हो गया।
किसी न्यायिक घोषणा के प्रभाव को विधान पालिका की कार्यवाही से नहीं हटाया जा सकता, ना कि केवल कार्यकारी अधिसूचना से हटा सकते हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राज्य सरकार की अधिसूचनाएं कोर्ट के फैसले के प्रभाव को कमजोर नहीं कर सकती। याचिकाकर्ता हिमाचल प्रदेश कारागार और सुधारात्मक सेवा विभाग में ऑनरेरी हेड वार्डन के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने मांग की थी कि उनकी सैन्य सेवा को उनकी वरिष्ठता के साथ जोड़ा जाए। उन्होंने अपना दावा हिमाचल राज्य गैर तकनीकी सेवाओं में प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक आरक्षण नियम व 1972 के नियम 5(6) के आधार पर किया था। उनका तर्क था कि चूंकि वे वर्ष 2008 में वीके बहल मामले में आए फैसले से पहले नियुक्त हुए थे, जिसने इस नियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया था, इसलिए राज्य सरकार की 25 फरवरी 2019 की अधिसूचना के अनुसार उन्हें वरिष्ठता का लाभ मिलना चाहिए था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने रेप के एक अन्य मामले में हम टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपी के भी अधिकार होते हैं जिनकी रक्षा की जानी चाहिए, इसलिए झूठे आरोपों की संभावना को खारिज किया जाना चाहिए। जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने कथित रेप पीड़िता द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि रेप पीड़िता को बहुत कष्ट और अपमान का सामना करना पड़ता है। कोर्ट ने कहा, लेकिन रेप का झूठा आरोप भी आरोपित को अपमानित और क्षति पहुंचाता है। ऊना के बंगाना से जुड़े रेप केस में अदालत ने कहा कि ये ऐसा मामला है जहां पीड़िता महिला ने अपने बयान में धीरे धीरे सुधार किया, इसलिए ये तय करना मुश्किल है कि उसका कौन सा बयान विश्वसनीय है और भरोसेमंद है। ऐसा लगता है कि पीड़िता ने न केवल बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश की और इस प्रक्रिया में वह सच्चाई से भी भटक गई। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता की गवाही का संवैधानिक पूर्वक विश्लेषण करने पर अदालत को महिला के बयान में बड़ा विरोधाभास विसंगतियां दिखाई देती हैं। कोर्ट ने अन्य गवाहों के बयान और अभियोजन पक्ष की गवाही को विरोधाभासी मानते हुए निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया। आपको बता दें कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल ऊना के बंगाना की एक महिला ने 24 अप्रैल 2023 को पुलिस स्टेशन बंगाना में रेप की शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में कहा कि नवंबर 2012 में करवा चौथ की पूर्व संध्या पर आरोपी सीमा देवी ने उसे अपने घर बुलाया। पीड़िता अपने बच्चों के साथ सीमा देवी के घर गई। शाम को सीमा के आग्रह पर वह वहीं रुक गई और आरोपी सीमा देवी व उसके 2 बच्चों के साथ रसोई में गई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि रात करीब 10 बजे आरोपी ज्ञानचंद रसोई में घुस गया, तब सीमा देवी बाहर चली गई और सीमा ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। पीड़िता के अनुसार आरोपी ज्ञानचंद ने उसके साथ रेप किया। पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा कि सीमा देवी और ज्ञानचंद ने मिलकर उसका यौन शोषण करने की साजिश रची। पीड़िता ने शिकायत में कहा कि वह डर और अपनी मानसिक स्थिति के कारण ज्ञानचंद के कृत्यों के बारे में किसी को नहीं बता सकी, लेकिन अत्यधिक विवशता के कारण 18 अप्रैल 2013 को उसने अपने पति और बहन को पूरी कहानी सुनाई। 19 अप्रैल 2013 को पीड़िता महिला अपने पति के साथ पुलिस स्टेशन गई और एसएचओ बंगाना को एक आवेदन दिया। 24 अप्रैल 2023 को वे अपने पति के साथ ऊना गई और एसपी ऊना को शिकायत सौंपी। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने 24 अप्रैल 2013 को आरोपी ज्ञानचंद और 23 जून को आरोपी सीमा को गिरफ्तार कर लिया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अतिरिक्त न्यायाधीश 1 ऊना के पास चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लिया और उनके खिलाफ धारा 376 और 506 आईपीसी के तहत आरोप तय किए। अभियोजन पक्ष ने अपना मामला साबित करने के लिए 15 गवाह पेश किए। 25 अप्रैल 2014 को ट्रायल कोर्ट ने दोनों आरोपी पति पत्नी को बाइज्जत बरी कर दिया था। इसके बाद पीड़िता ने निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में अपील दायर की, जिसे अब पूरी सुनवाई के बाद हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को सही करार देते हुए महिला की याचिका को खारिज कर दिया है। शिमला जिला के रोडू में कथित प्रताड़ना के बाद 12 साल के दलित बच्चे की आत्महत्या मामले में आरोपी महिला को पुलिस ने बीती शाम गिरफ्तार कर लिया। शिमला में गिरफ्तारी के बाद महिला पुलिस को रोडू ले गई। इसकी पुष्टि डीएसपी रोडू प्रणब चौहान ने की। डीएसपी रोडू ने बताया कि महिला को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड मांगा जाएगा। इससे पहले हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट महिला की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर चुका है। अब इस मामले में हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार
कुमार ने भी कड़ा संज्ञान लिया। उन्होंने इस मामले की जांच कर रहे एएसआई मंजीत को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने डीएसपी रोडू को की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए एक्सप्लेनेशन मांगा है। एससी कमीशन की पुलिस जांच पर गंभीर सवाल उठाए हैं और पीड़ित परिवार के सदस्यों की सुरक्षा को खतरा बताते हुए उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाने की भी बात कही है। उधर चंबा जिला के तीसा में डॉक्टर के वीडियो को लेकर जो पूरा प्रकरण चल रहा है, उसे लेकर राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने कारण बताओ नोटिस डॉक्टर को जारी कर दिया था। 3 दिन के भीतर डॉक्टर से जवाब मांगा था और अब स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। माना जा रहा है कि डॉक्टर का जो सो कॉज नोटिस जारी किया उसका जवाब आने के बाद अगर यहाँ पर संतुष्ट नहीं होती है उनके सो कॉज नोटिस से, तो उन्हें वहाँ से ट्रांसफ़र भी कर दिया जाएगा, उनका सस्पेंशन भी होगा। ये तमाम तरह की सूचनाएं स्वास्थ्य विभाग से मिली हैं, क्योंकि प्रथम दृष्टया में स्वास्थ्य विभाग ने माना है कि डॉक्टर अगर वहाँ पर मौजूद थे तो वह अपने घर से, जो कि उसी अस्पताल परिसर में मौजूद थे, तो वह 2 मिनट या 3 मिनट के रास्ते में अपनी दवाइयाँ उन्हें ना लिखने की बजाय वहाँ पर मौके पर जाकर उस बच्ची को देख सकते थे, परिवार के साथ बात कर सकते थे। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने टेलीफोनिकली संवाद किया और मौके पर खुद ना गए, वो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना था। बहरहाल इस पूरी प्रक्रिया के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सो कॉज नोटिस डॉक्टर को जारी कर दिया है और माना यह जा रहा है कि इस सो कॉज नोटिस का जवाब आने के बाद उन्हें वहां से शिफ्ट भी कर दिया जाएगा और उनका सस्पेंशन भी हो सकता है। अगर जवाब उनका रिप्लाई, उनका रिटर्न में जवाब उनका अगर सेटिस्फैक्टरी नहीं हुआ तो उनका सस्पेंशन भी हो सकता है। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल।